Hello everyone, welcome all on my YouTube channel and today हम लोग स्टडी करेंगे द काजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज एक्सटेंशन के बारे में बात होगी एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एक्सटेंशन के बीच में जो एक गैप है उसकी बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी हमें बात करते हैं कि एक्सटेंशन एंड लॉस बोथ आर सेम थिंग या समथिंग डिफरेंट बिटवीन दीज बोथ टर्म्स। तो हम बात करते हैं, चलिए स्टार्ट। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड काजेज ऑफ द लॉस, ठीक है, या फिर एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज। तो सबसे पहले हमें ये बात डिस्कस कर लेनी चाहिए कि लॉस और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इज काज्ड बाय द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है कंप्लीटली डिसअपीयरेंस। अब उस स्पीसीज की कोई भी टाइप अर्थ पे नहीं है, इस प्लेनेट पे कंप्लीटली बैनिस, ठीक है। उस केस में टर्म आएगा एक्सटेंशन। उसकी नंबर या डिफरेंट कैटेगराइजेशन होता है, जैसे बोलते क्रिटिकल, इंडेंजर्ड, इंजर्ड, ठीक है, तब उस कंडीशन में हम कह सकते हैं लॉस। तो देखिए लॉस से एक्सटेंशन की तरफ हम मूव करेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंशन इज द टोटल एलिमिनेशन या डाइंग आउट ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। लॉस अभी ये चीज़ नहीं है कि टोटल एलिमिनेशन की बात नहीं करी जाती लॉस में। तो एक जनरलाइजेशन क्या हो सकता है लॉस और एक्सटेंशन में कि लॉस इज इक्वल टू ससेप्टेबिलिटी टू एक्सटेंशन, ठीक है, कि एक्सटेंशन की तरफ अब ससेप्टेबिलिटी हो गई, वल्नरेबल टू अटैक जिसे हम बोलते हैं, कि अब वो चांसेस हम मूव कर रहे हैं कि वो कंप्लीटली बैनिश फ्रॉम दिस अर्थ अगर उसकी लॉस। अब लॉस के लिए हमें सबसे पहले रीजन यहाँ पे तलाशने होंगे कि रीजन क्या होता है, लॉस क्यों होता है स्पीसीज का। तो कुछ जनरल आइडिया देखते हैं इसके बारे में। कोलोनाइजेशन ऑफ ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमन इज said to have to एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 2000 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड। एक जनरल आइडिया है, ये बहुत रिसर्च का पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, द IUCN रेड लिस्ट 2004 की डेटे बता रहे हैं डॉक्यूमेंट द एक्सटेंशन ऑफ 784 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग, अब इसमें क्या क्या था, 338 वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट्स, ठीक है, इन लास्ट 500 ईयर्स, ठीक है, ये भी जनरलाइजेशन है। अब इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जितने भी हैं सब क्वेश्चन पूछे गए। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसेंट जो एक्सटेंशंस हुए उनकी हम बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है डोडो, एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो एक मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस एक कंट्री इन मेडागास्कर दैट आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, ठीक है, और क्योगा अफ्रीका, थाइलासिन ऑस्ट्रेलिया एंड स्टीलर सी काव रसिया एंड 3 सब स्पीसीज। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए 3 सब स्पीसीज बाली, जवन एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर, ठीक है। ये कुछ 5 जो है रिसेंट एक्सटेंशन की बात कर रहा है। इनके डायग्राम देखें, देखिए कोयगा जो है ये जेब्रा जिसे आप बोलते हैं, अफ्रीकन प्लेन जेब्रा, और थाइलासिन एक तस्मानियन टाइगर। तस्मानिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है उसमें तस्मानिया कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे पाया जाने वाला टाइगर थैलासिन। इसके बाद जो हमने पता है, ये देखिए स्टीलर सी काव, ये एनिमल जो था बिल्कुल डिसअपियर हो गया, रसिया में पाया जाता था। उसके बाद देखते हैं 3 सब स्पीसीज, इन्हें ध्यान रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ 3 सब स्पीसीज, बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर एंड जवन टाइगर। मगर टाइगर की सब स्पीसीज हैं, और टाइगर क्या है, एक कैट फैमिली से है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा देखें, इनमें क्या डिफरेंस होता है। बाली ब्राइटर फर, इसके जो फर है मतलब ऊपर का जो कवरिंग होती है वो ब्राइट तेज कलर की है, और छोटी सी खोपड़ी होती थी इसकी, ठीक है। और एक्सटेंशन का मेन रीजन था ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद की दूसरी जो है कि सब स्पीसीज थी जवान, उसके बारे में क्या था, एक्सटेंशन ड्यू टू इन्वेजन ऑफ मैन ऑन आइलैंड एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रे। मैन का आइलैंड पे जो इन्वेजन हुआ और दूसरा इसका जो प्रे था वो खत्म हो गया, इसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया। थर्ड है कैस्पियन सब स्पीसीज, लास्ट नोन रिपोर्टेड फ्रॉम टर्की, लास्ट टर्की में देखा गया था, उसके बाद से खत्म है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, कैस्पियन जो है बाली एंड जावान से साइज में बड़ा था, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो लास्ट जो 5 एक्सटेंशन की हमने बात करी है उसमें कौन कौन लोग हैं, ये देख लीजिए एक बार फिर से। डोडो मॉरिशस का एक बर्ड था जो 17th सेंचुरी में ह्यूमन बींग ने खाने के पर्पज से उसे मार मार के ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोयगा जो है अफ्रीका का एक जेब्रा, वो भी अभी डिसअपियर हो रहा है। थाइलासाइन ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। स्टीलर सी काव एक प्लांट एनिमल था जो कि पानी में रहता था, आइस वाले पानी में। और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, टाइगर नहीं, टाइगर तो था, उसकी सब स्पीसीज जो
3 डिफरेंट उनके जो द्वीप थे उसमें पाई जाती थी, उसी वजह से उनका नाम दिया कैस्पियन, बाली एंड जावान। ठीक है, तो आपने देखा ये बहुत ही रिसेंट जो एक्सटेंशन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। अगर कह रहा है केयरफुल एनालिसिस करी जाए रिकॉर्ड्स की, जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, तब हम ये देखते हैं कि जो एक्सटेंशन है वो रैंडम नहीं है। रैंडम का मतलब कि कोई किसी का बढ़ जाता है, किसी घट जाता है, कि इसमें भी एक ट्रेंड है, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक ट्रेंड है। जैसे ये नोटिस किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया एग्जाम में, कि एम्फीबियंस के अंदर देखा गया है कि वर्टिब्रेट में एज कम्पेयर टू अदर लाइक रेप्टाइल्स, मैमल्स, एबीज एंड बर्ड्स, ठीक है, इन 4 के कंपेयर में 5वां जो ग्रुप है हमारा एम्फीबिया, ये मोर वल्नरेबल, मतलब बहुत तेज़ी के साथ एक्सटेंड हुआ। सबसे ज़्यादा इसमें जो नंबर ऑफ स्पीसीज एक्सटेंड हुई हैं वो एम्फीबियन की कैटेगरी से है। तो ये आप ध्यान रखें कि अमंग दी वर्टिब्रेट्स एम्फीबियन इज मोर वल्नरेबल, मोर अटैकिंग। ठीक है, इसके बाद इन्हें कुछ जनरलाइजेशन है, फिर से देखिए, कुछ 12% बर्ड्स की बात कर रहा है, 23% मैमल्स, एम्फीबियन में देखिए 32%। इसके बाद अगर हम प्लांट में आए तो जिम्नोस्पर्म में एक्सटेंशन का रेट ज़्यादा है, 31%। ओवरऑल तो एम्फीबियन है, अगर हम प्लांट और एनिमल के बाद में कंपेयर करें तो जिम्नोस्पर्म्स का रेट बहुत है, 31% स्पीसीज ऑफ द बर्ड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन। उसके बाद कह रहा है कि अगर हम पूरा एक लाइफ, जो अर्थ पे लाइफ आई है तब से अगर हम पूरा एक सर्वे करें तब एक डेटा निकल के आता है, उसमें ये बताया गया है कि अभी तक जो अर्थ पे लोग आए और गए स्पीसीज़ का जो एक्सटेंशन हुआ है, 5 एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं अर्थ पे। अब जो एक्सटेंशन का जो प्रोसेस चल रहा है, जो एपिसोड चल रहा है, उसका नंबर है 6। बट इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसकी जो रेट है, जो स्पीड ऑफ एक्सटेंशन है, वो पिछले जो 5 हुए उनकी कंपेयर में 100 to 1000 टाइम्स फास्ट है। और इसकी वजह कौन है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो रेट फास्ट है एज कम्पेयर टू प्रिमिटिव 5 से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन बींग्स। इस ट्रेंड को नोटिस करते हुए इकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो अगले 100 ईयर्स में जो अर्थ पर पाई जाने वाली जो स्पीसीज है उनका 50% जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि जब जनरली एक बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है तो कौन से फैक्टर अफेक्टेड होते हैं? उसमें 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस करने हैं। एक तो प्लांट इंट्रोडक्शन, कोई नया चीज़ उसमें जो है इंट्रोडक्शन करने के चांस, क्योंकि वहाँ तो ख़त्म हो रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरा है कि जो बाकी बच्चे हुए जो उसके फैमिली मेम्बर रह जाते हैं, ठीक है, उनमें जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट अपने को मॉडिफाइड करना, मतलब उनमें रेजिस्टेंस की जो पावर होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि अगर सपोज कर लेते हैं प्लांट है तो प्लांट में डर्ट, मतलब सूखे से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से जो बचे हुए एनिमल हैं उनके पास एक और कंडीशन दिखेगी कि वो इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस लाइक प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट डिजीज साइकिल। ठीक है, इनमें जो है वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। जैसे प्लांट यूज ज़्यादा करने लगेंगे या कम करने लगेंगे, डिजीज साइकिल बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएंगे, बहुत इजीली प्लांट जो है अफेक्टेड हो जाएंगे, और प्लांट की प्रोडक्टिविटी में एक आपको चेंजिंग नज़र आएगी, डिक्रीज की। ठीक है, ये 3 फैक्टर होंगे। जब कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा तो उसके इकोसिस्टम, उसके सराउंडिंग्स, उसके बचे हुए लोगों पे क्या असर होगा, उसके बारे में बात कर रहा है। अच्छा, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, काज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो रीजन रहे, जो कारण है वो क्या है, इन्हें हम एक टर्म दिया जाता है एवल क्वार्टेट। क्वार्टेट का मतलब होता है 4 से। तो 4 जो मुख्य रीजन है, एवल का मतलब बुराई, जैसे होता नहीं बुराई, 4 तो मुख्य बुराई क्या है, इसके लिए जो 4 फैक्टर्स हैं उनके लिए टर्म्स बोला गया है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर है हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। एक ही मैं बात कर रहा हूँ, एक कंसिडर करेंगे। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ करना। और उसके बाद थर्ड है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, कि बाहरी स्पीसीज का नेटिव स्पेस प्लेस में आना, नेटिव हैबिटेट में आना, और वहाँ की स्पीसीज जो ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट थी उनके साथ कम्पीट करना और उन्हें डिफीट कर देना, इसी होता है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। और फोर्थ वन है को एक्सटेंशन। को एक्सटेंशन का मतलब कि 2 लोग एक दूसरे पारस्परिक संबंध के साथ लाइफ मेंटेन किए हुए हैं, दोनों की लाइफ चल रही है, अगर एक उसमें से एक्सटेंट हो गया किसी भी कारण से तो दूसरा अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 रीजन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके अंदर हम बात करेंगे सब हेडिंग, जैसे हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में जो इंटरनल फैक्टर्स हैं और जो इसके सब सेक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, हैबिटेट लॉस में सबसे मेन होता है ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना।
और दूसरा है अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो बढ़ता हुआ आज की जहाँ अर्बनाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन की जो बात करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है, यूज ऑफ वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल का एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद फॉरेस्ट फायर, जंगल में जो आग लग जाती है उसकी वजह जो हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन क्रिएट होता है, उसकी बात करते हैं। तो थर्ड भी यही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, बल्कि अर्बनाइजेशन में आएगा ये पॉइंट, हाईवे कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्टिंग, नए नए रोड और डैम का कंस्ट्रक्शन करना। ठीक है, तो ये जब 4 रीजन है, ये कहलाएंगे आपके हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो फैक्टर है हमारा, वो क्रिएट करेंगे। ओवर पॉपुलेशन से भी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होगा, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी यही दोनों फैक्टर होंगे, फॉरेस्ट फायर से भी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन होगा, और हाईवे कन्वीनियंस एंड ट्रांसपोर्टेशन से भी यही चीज़ क्रिएट हो जाएगी। और ये कहाँ जाती है, गोज टू दी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसी तरीके से वो एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के में 2 चीज़ें आएंगी कि ह्यूमन ग्रीड फॉर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी जो इच्छाएँ हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की है, चाहे वो एनिमल के केस में या प्लांट केस में, ये भी चीज़ नेगेटिव में है। अच्छा, दूसरा है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्यों होता है, हम जब अपना ओवर किसी चीज़ का इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो उससे पोल्यूशन क्रिएट होगा हर एक फील्ड में। तो एसिड रेन, ऑयल स्पेल्स, यूट्रॉफिकेशन एंड हैवी मेटल्स का जो पोल्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे तभी जब पोल्यूशन की बात आएगी, तभी यूट्रॉफिकेशन की बात आएगी, जो न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज़, और उसके बाद हल्के हल्के वाटर बॉडी जो बंद हो जाती है, मतलब एक एक्वाटिक एरिया जो होता है वो टेरेस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। और एसिड रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फिनोमेना आज के टाइम में हो रही है, एसिड रेन की, जो हमारे एसिड्स होते हैं HNO3 और H2SO4, ये रेनी सीजन जो पानी होता है उसके साथ अर्थ पे आते हैं और यहाँ पे एसिडिटी क्रिएट करते हैं। इनकी एसिडिटी के बाद क्या होता है, जो अर्थ में प्रेजेंट एल्यूमिनियम है वो ऊपर आ जाता है। अब एल्यूमिनियम क्या है, एक हैवी मेटल है। ये जो होता है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाता है, वाटर बॉडीज में, वो हमारे एनिमल जो होते हैं उसे पानी पीते हैं बाहर से, या फिर प्लांट की जो फिजियोलॉजी होती है, मतलब रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस, उसमें जाके फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है, अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से पोल्यूशन भी बहुत मेजर फैक्टर्स हैं जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन में स्टडी करी। इसके बाद एक होता है थर्ड, एलियन स्पीसीज इन्वेजन, बाहरी स्पीसीज का किसी कारणवश या इंटेंसली हमारे इंडिया में आना, मतलब किसी नेटिव प्लेस पे एंट्री कर जाना, और वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि बाई डिफरेंट मेथड के थ्रू वो वहाँ की नेटिव स्पीसीज़ को हार्म करता है, हर एक चीज़ के लिए उनसे कम्पीट करता है, और फाइनली उन्हें डिफीट भी कर देता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज होती है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें इन्हें कुछ प्लांट और एनिमल दोनों के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ, नील पर्च, लैंटेना कैमेरा, पार्थीनियम, अफ्रीकन कैटफिश, यूपैटोरियम ओडोरेंटम, ट्राउट एंड बास एंड रैबिट एंड गोट। इस तरह के एग्जाम्पल दिए कि दूसरे जो जहाँ पे गए, अभी कंप्लीट स्टडी करेंगे तो हमारे क्लियर हो जाएंगे। अभी एक लाइन आप देख लें। इसके बाद को एक्सटेंशन क्या आता है, जैसे इसमें डिस्टर्बेंस एंड ग्रेडेशन की बात कर सकते हैं हम, पॉपुलेशन का बढ़ना भी इसमें आता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड लोकल प्रेशर, इतने सारे फैक्टर्स क्रिएट करेंगे आपका को एक्सटेंशन की प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा, हम पहला स्टडी करना शुरू करते हैं थ्रू से हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, और वही 4 फैक्टर जो हम लोग ऊपर स्टडी करें वो इसके फैक्टर्स में आएंगे। इन सबको हम एक साथ ही स्टडी करेंगे। तो देखिए, एलिमिनेशन ऑफ सुइटेबल हैबिटेट इज़ द प्राइम कंडीशन फॉर सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है किसी सर्वाइवल के लिए, कि उसका हैबिटेट में कोई प्रॉब्लम ना आए, रहने की जगह जो उसका वास स्थान है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो कह एलिमिनेशन ऑफ सुइटेबल हैबिटेट का जब हम एलिमिनेट कर देते हैं किसी एनिमल या प्लांट का, तो ये उसके लिए सर्वाइवल का सबसे प्राइम कंडीशन होती है, और इसकी वजह से वो उसके एक्सटेंशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी दूसरे फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बट हैबिटेट लॉस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स कम्स फ्रॉम द हैबिटेट एलिमिनेशन एंड डिस्ट्रक्शन से आती है। उसका रहने का घर हम तोड़ दें या किसी कारणवश टूट जाए वो, ठीक है। द एक्सेलरेटेड रेट्स ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन दैट द वर्ल्ड इज़ फेसिंग नाउ आर लार्जली ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़। आज जो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इस दुनिया में फेस हो रहा है, ठीक, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। कह रहा देयर आर फॉलोइंग मेजर काज एंड मैन ऑफ द प्रेजेंट एरा इज़ फील गिल्टी इन डिफरेंट वेज। ठीक है, उसे बहुत सारे अपने ऊपर अफसोस है हमारी एक्टिविटी से, किस तरीके से हम स्पीसीज का या डाइवर्सिटी का लॉस कर रहे हैं। तो कुछ एक एग्जाम्पल यहाँ बता रहा है, देखिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट इज एक्सटेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फिर ये बात ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है स्पीसीज डिस्टिंगुलेशन में, स्पीसीज एक्सटेंशन में या डाइवर्सिटी लॉस में, तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट्स एंड हैबिटेट लॉस।
अब इसमें रीजन क्या है, पॉपुलेशन बताया, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट रिक्वायर मोर इंडस्ट्रियल एरिया, एक्सटेंशन ऑफ द प्रेजेंट टाउन एंड सिटीज, मोर एरिया फॉर द एग्रीकल्चर, न्यू रोड्स, कैनाल, डैम्स एटसेट्रा। ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हैबिटेट लॉस करते हैं हम एनिमल्स का, प्लांट दोनों का। ऑल दीज एक्टिविटी विल रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट और हैबिटेट लॉस। इट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। दोबारा कह रहा है, ध्यान रखना है बिल्कुल। ग्रास लैंड वर कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका। इसने अब कुछ एग्जांपल बता रहा है किन किन कंट्री में ऐसा हुआ। जैसे कह रहा है ग्रास लैंड जो थे वो कन्वर्टेड हुए एग्रीकल्चर लैंड में, कहाँ, ये अमेरिका में घटित हुआ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैबिटेट लॉस। न्यूजीलैंड में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एरिया जो था उनका वेटलैंड में कन्वर्ट हो गया, तभी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इन ट्रॉपिकल का एरिया लाइक हमारी कंट्री जो इंडिया है, ह्यूमन सेटलमेंट रिक्वायर्ड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड बर्निंग ऑफ रिमेनिंग फॉरेस्ट। हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, वन काट करके अपना घर बना रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, 3 कंट्री का हमने नाम लिया है, इनने ऑस्ट्रेलिया का नाम लिया है, और आपका न्यूजीलैंड का नाम है, अमेरिका का नाम है, और ट्रॉपिकल कंट्रीज उसमें हमारा इंडिया आ गया। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस हैबिटेट किल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो थे किल हो जाते हैं। सम ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल लीव द हैबिटेट फॉर बट बीइंग एलियन इन अदर हैबिटेट। वो अपना छोड़ के किसी दूसरे उसमें चला जाता है, और जहाँ पे वो क्या कहलाता है, एलियन कहलाता है। हैं, अल्टीमेटली फिर क्या होता है, वहाँ से डाई आउट, मार के भगा दिया जाता है, मतलब मर जाता है वो। ठीक है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है क्या, पहले आप समझिए। जनरलाइजेशन बात की, हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। नाउ हम एक चीज़ बता रहे हैं कि हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और हैबिटेट लॉस जो डिफरेंट थिंग्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होता है कि ब्रेकिंग ऑफ लार्ज हैबिटेट इनटू स्मॉलर पैचेस। ठीक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोई वाटर बॉडी, जैसे हम वहाँ पे वाटर सेट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जो आई, उसमें वाटर सेटिंग के थ्रू तालाब बनाते, पौंड, अदर चेंजेस जो भी हैं सब, इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज जो हैबिटेट है वो स्मॉलर पार्ट में ब्रेक हो जाता है। इससे क्या होता है रिजल्ट, इट रिड्यूसेस कोर एरिया कम होता है, और जो एज एरिया होता है, मतलब मार्जिनल एरिया, वो बढ़ जाता है, और ये फैक्टर जाता है आपका डाइवर्सिटी एक्सटेंशन की तरफ। इसके बाद एक टर्म आता है इंसुलराइजेशन। इसमें क्या होता है, फिनोमेना ऑफ रिडक्शन इन स्पीसीज डाइवर्सिटी। ऊपर जो हम कर रहे हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, उसकी बात क्यों, स्पीसीज डाइवर्सिटी में कमी आती है, उसे कहते हैं। किस वजह से, इन स्मॉल पैचेस पार्ट इनिशियली देयर में भी इंक्रीज इन नंबर, पहले इंक्रीज नंबर स्पीसीज बढ़ती है, उसके बाद क्या होती है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए दूसरा टर्म आया है रिलैक्सेशन। तो आपको इंसुलराइजेशन एंड रिलैक्सेशन, ये दोनों टर्म्स हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। जब होता है तब होता है कि जब स्पीसीज डाइवर्सिटी में जो कमी आती है, रिडक्शन होता है, उसे इंसुलराइजेशन बोलते हैं। और एज ए रिजल्ट ऑफ हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पहले स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी, स्पीसीज का नंबर, उसके बाद क्या होगा, उसका नंबर डिक्रीज हो जाएगा। इस टाइप का जो डिक्रीज है रिलैक्सेशन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखिए, स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द डीप एंड इंटीरियर एरिया। जब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो उस हैबिटेट में जो इंटीरियर एरिया में जो स्पीसीज होती हैं वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी जो फूड चैन, फूड वेब का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो रिलेटिवली रेयर स्पीसीज होती हैं वो अंदर रहती हैं, मतलब इंटीरियर एरिया में, वो डिसअपियर हो जाएंगे एज देयर हैबिटेट एरिया श्रिंक ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, उनका एरिया जो है श्रिंक हो जाता है, उनके जो फूड मटेरियल थे, जो उनके प्रे थे, वो दूसरे एरिया में चलेगा, वो वहाँ पे जाके उन्हें कैप्चर नहीं कर पाएंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, जो रेयर स्पीसीज है, जो इंटीरियर ऑफ द हैबिटेट में रह रही थी, उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती जब हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन होता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में रेयर स्पीसीज, और रेयर स्पीसीज रहती हैं इंटीरियर साइड ऑफ द हैबिटेट। ठीक है, जब फ्रेगमेंटेशन होता है हैबिटेट का तो ये रेयर स्पीसीज का लॉस ज़्यादा होता है। अच्छा, दूसरा आता है कि फॉरेस्ट पैचेज लाइक क्रॉपलैंड, ऑर्किड प्लांटेशन, अर्बन सेटलमेंट ऑन देयर आउटस्कर्ट, मतलब बाहरी एरिया में, आर एग्जाम्पल ऑफ फ्रेगमेंटेड हैबिटेट। जैसे हम अपने कहीं फॉरेस्ट एरिया है, कोई नेशनल पार्क होता है, टाइगर रिजर्व होता है, या बहुत बड़ा एक हैबिटेट, उसके हम साइड में प्लांटेशन करना शुरू कर देते हैं, क्रॉपलैंड खेत बना लेते हैं, या किसी का बाग लगा देते हैं, बगीचे, ठीक, या फिर अर्बन सेटलमेंट। ये जो होता है सब फ्रेगमेंटेड हैबिटेट के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, फॉरेस्ट लैंड सराउंडेड बाय द क्रॉप लैंड। कोई फॉरेस्ट एरिया जो होता है, जब चारों तरफ खेती होने लगती है तो वो क्या होता है, वो फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, डिसरप्शन ऑफ स्पीसीज इन द क्लियर रीजन, इनहेलेशन ऑफ द स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू डीपर अनडिस्टर्ब्ड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, एंड डिक्रीज डाइवर्सिटी इन द हैबिटेट फ्रेगमेंट। जब हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन होता है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है। द मोस्ट ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट लॉस कम फ्रॉम द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका कहाँ से आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इसमें इन्होंने दिया है कि बंस कवरिंग मोर देन 14% ऑफ द अर्थ सरफेस। एक टाइम ऐसा था कि 14% पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे। अब ये नंबर कहाँ तक चला गया, अब ये 6% रह गया, 14% से कहाँ पर रह गए, 14 से 6% रह गए, और अभी भी कंटिन्यूस इसकी रेट जो है डिक्लाइन चल रही है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि जो अमेजन के जो फॉरेस्ट थे,
अमेजन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं लंग्स ऑफ प्लेनेट, हमारी धरती के फेफड़े कहलाते हैं। इसमें कह रहे हैं मिलियंस ऑफ स्पीसीज इज बीइंग आउट एंड क्लियर्ड, हज़ारों की संख्या में स्पीसीज यहाँ से निकली और वो ख़त्म हो गई। किस लिए? क्योंकि हमने सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए वहाँ पे ग्रासलैंड जो थे उन्हें कन्वर्ट करा था, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड में। किस लिए? कि जो रेजिंग बीफ कैटल होता है ना, गाय जो बीफ मटर वाला होता है, उसकी बात कर रहे हैं। बीफ कैटल के लिए हमने वहाँ पे प्लेस तैयार किया था उनकी ग्रासलैंड को काट के। अब इसके बाद क्या होता है? बिसाइड टोटल लॉस द डिग्रेडेशन ऑफ मेनी हैबिटेट बाय पोल्यूशन, इसके अलावा जो तो चीज़ हो गई हमारे एक्टिविटी। अब पोल्यूशन हमारी अदर एक्टिविटीज मगर जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा ऐसे। पोल्यूशन आल्सो थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज व्हेन लार्ज हैबिटेट आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी लाइक, ठीक है। तो मैमल्स एंड बर्ड्स एक्वायरिंग लार्ज टेरिटरीज, क्योंकि जो वर्टिब्रेट के सबसे अपर वाले हैं जिन्हें हम वार्म ब्लडेड बोलते हैं, नीचे देखिए पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, ये कोल्ड ब्लडेड में आ गए। इसके ऊपर हमारे बर्ड एंड मैमल्स। इन्हें क्या, इनकी इंपॉर्टेंट क्या है, ये लार्ज टेरिटरी को रिक्वायर करते हैं, छोटी मोटी जगह पर नहीं रह पाते हैं, लार्ज टेरिटरी रिक्वायर करते हैं। सर्टेन एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट आर बैडली अफेक्टेड लीडिंग टू द पॉपुलेशन डिक्लाइंस, ठीक है, ध्यान रखना है आपको वर्टिब्रेट में। अच्छा, इसके बाद एक बात और कह रहा है कि जियोलॉजिकल एविडेंस उठा के अगर हम देखें तो वो हमें क्या बता रहा है कि फायर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है, पोल्यूशन और फायर बाय मैन इज अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अगर हम स्टडी देखें, देखो ने कहा है जावा एप मैन हु डिस्कवर्ड फायर, जावा ने जो आग की खोज करी थी, एंड यूज इट फॉर हंटिंग, वो किस लिए करता है? शिकार करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए खुद की, और प्रोडक्शन कुकिंग करने के लिए करता है। सिंस फॉरेस्ट फायर जब लगने लगी किस में? ह्यूमन नेग्लिजेंस, इस पर जब हमने करा तो क्या हुआ? लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। ये इस तरीके से हमने पहला हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के बारे में स्टडी कर लिया। अब दूसरा रीजन देखते हैं हम इसका, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम कब करेंगे? जब हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, हमारी ग्रीड बढ़ती चली जाएगी, तब हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करेंगे, ठीक है। और इसमें हम काज करेंगे पोल्यूशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है? हमारा एक्स्ट्रा की बात कर रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है कि हम रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हमें इंडस्ट्री लगानी पड़ी, इंडस्ट्री लगाएंगे तो हमें पोल्यूशन क्रिएट होगा। पोल्यूशन में आपका एसिड रेन, ऑयल स्पिल्स, यूट्रॉफिकेशन, हैवी मेटल, सभी कुछ आता है। तो ह्यूमन ग्रीड फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल पास्चर लैंड लाइक कमर्शियल टिम्बर, वैल्यूएबल हर्ब्स and exotic flowers etc. has increased so much in the modern materialistic human living that is now playing a significant role in destruction of natural habitat। कह रहे हैं इन चीज़ों के लिए जो ह्यूमन की नीड बढ़ी है, जैसे वैल्यूएबल हर्ब्स जैसे मेडिसिन के काम आती हैं, एक्जोटिक फ्लावर्स, एक्जोटिक फ्लावर मतलब बहुत ज़्यादा जो ब्यूटीफुल एक्जोटिक वायरी, और कमर्शियल टिम्बर के लिए, ठीक है। तो नेचुरल हैबिटेट का लॉस हुआ एक बहुत ही रैपिड रेट पे। इससे क्या हुआ? जो हमारे जो एरिया थे वो डिफॉरेस्टेड हुए, हमने वहाँ से कटे, और वो किस में होगा? ड्राई, इनफर्टाइल, सूखे और अनउपजाऊ लैंड में कन्वर्ट हो गए ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड्स बाय नेटिव पीपल्स टू देयर डोम। अपने एरिया में उन्होंने ऐसा काम करना शुरू करा। उसके बाद उन्होंने क्या करा? एक रीजन इसमें आता है पोइचिंग, शिकार करना, मारना, ठीक है। जब भी ह्यूमन नीड की बात आ रही है तो पोचिंग जैसे किसके लिए? हाइट के लिए, उनकी खाल जो होती है, उनके परों के लिए, उन लेदर के लिए, मीट के लिए, इवोरी जिनके होते नहीं, आप देखो हाथी के जो अगले के दांत निकले होते हैं। एक और एनिमल होता है बालरस, मैमल्स होता है, देखा होगा, उनके अंदर जो उनके दांत बाहर निकले उनसे इवोरी कहते हैं। भी समझाएंगे आगे, डायग्राम भी लगाया है इसमें। एफ्रोडेसी, कुछ सेक्स स्टिमुलेटिंग जो ड्रग्स होती हैं, कहते नहीं शेर की चर्बी खा लो और ये ऐसे कर दो, इनके देखा होगा आपने कि जो साइट एक बर्ड आता है, पढ़ाएंगे उस पर एक पूरा वीडियो बनाना है, साइट्स जो इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल करता है। तो उसमें होता है कि इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होती है। इस वजह से इन्हें परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स में, डेकोरेशन में, म्यूजियम में, स्पेसिमेन क्रिएट करने में, मतलब स्पेसिमेन लैब में यूज करा जाता है, और सोवेनिर्स का। इसमें देखो इवोरी की बात कर रहे हैं, तो इवोरी क्या होता है? एलिफेंट के नाम लिखा, वैसे बालरस एक एनिमल होता है, उससे भी हमें इवोरी मिलती है। ए हार्डी क्रीमी वाइट एपीरियंस कंसिस्टिंग ऑफ मेन पार्ट ऑफ द टस्क जो उसके जो बाहर के जो दांत होते हैं, लंबे जो निकले होते हैं, दिखाने वाले केवल, ठीक है, उनका मतलब होता है इवोरी से, ठीक, उनसे जो मटेरियल तैयार करा जाता है। और बालरस का नाम भी लिखा है, एक होता है नारवा, उससे भी मिलता है। मेकिंग ऑर्नामेंटल, कुछ खूबसूरत सामान बनाने में, एंड आर्टिकल दैट आर यूज्ड एज सिंबल ऑफ चेस्टी और एपुलेंस एंड वर्च्यू, कुछ सेक्सुअल सिंबल होते हैं, इनके जो मटेरियल बनते हैं उन्हें बनाने में काम आता है। उसके बाद जो हॉर्न होते हैं, मतलब उसके सींग,
राइनोसरास, एंड उसका भी काम एफ्रोडेसिक ड्रग्स में आता है, सेक्स स्टिमुलेटिंग ड्रग्स बनने में काम आता है राइनोसरास का। अच्छा, मुस्क जो होता है एक मटेरियल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, जो हिरन होती है उसके एक बॉडी में निकलता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का में निकलता है। कह रहा है ये हाईली ओडिफेरस फ्लूइड इन ए सिस्ट, जो उसके अंदर बंद होता है, सिस्ट का मतलब गांठ होती है उसके अंदर, नियर द नवल ऑफ मेल डीर, केवल मेल वाले में होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। हम उसका भी डायग्राम नीचे दिखाएंगे। उसके बाद व्हेल की बात करें, जो हमारी मैमल्स होती है, जैसे फैट और मीट और इसकी हाइट, खाल की तीनों के लिए। अच्छा, स्किन होती है तो उसमें से आपका आता है टाइगर्स, लोमड़ी, क्रोकोडाइल्स, सांबर एंड स्नैक्स। स्नैक के लिए स्किन की बात करते हैं। तो सर्टेन स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज फ्रॉक्स, रैट्स, गुइनिया पिग्स, ठीक है, रेसेस मंकी, स्नैक एक्सेट्रा आर वाइडली यूज इन द एजुकेशन एंड रिसर्च। इनका लैब में बहुत काम किया जाता है, जूलॉजी के या बायोकेमिस्ट्री की जो लैब होती है उसमें इनका काम आता है। दिस में थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। इससे भी एक मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है। इफ़ यू एग्जाम्पल इसके दिया ना, देखिए हमने बताया ना आपको, उसकी ये जो बॉडी होती है ये निकलती कहाँ से निकलती है, बताया ये वाले पोर्शन से निकलती है इसके, ठीक है। इसके अंदर ये लिक्विड होता है, लिक्विड ड्राई हो गया पाउडर की फॉर्म में, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा इसका वो इंपॉर्टेंस होता है। इसके बाद देखिए जो इवोरी की बात करें, इवोरी देखिए हाथी के दांत हैं, ठीक है। इनसे जो आइटम बने लिखे हैं बहुत खूबसूरत आर्टिकल्स, ठीक है। सब कुछ दिखा रहा हूँ कुछ क्लियर नहीं। अब इसमें बढ़ रहा था डोडो, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, डोडो को हमने मार के ख़त्म किया इसी वजह से। इसमें देखिए डोडो किस लिए करा, फूड के लिए हमने डोडो को 17वीं सेंचुरी में ख़त्म कर दिया। डोडो कहाँ पाया जाता, मॉरिशस। मॉरिशस एक कंट्री है जो मेडागास्कर लोकेशन है इंडियन ओशियन में, ठीक है। तो इसका जब जूलॉजिकल नेम लिखा हुआ है रैफस कुकुलाइटस, और ये इंडेमिक था, मेडागास्कर में पाया जाता है, जो कि इंडियन ओशियन में लोकेटेड एक देश है, ठीक है। इसे हमने मार के फूड मटेरियल के लिए खा गए। अब इसके बाद तो खैर बाहर की बात है, इंडिया में देखिए क्या क्या हुआ है। 2 हॉर्न राइनोसरास ऑफ सुंदरबन, इसे भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसके बाद इंडियन चीता, जिसे हम ल्यूपार्ड बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखें इनलार्ज करके, चीज़ें समझ में आए। इंपॉर्टेंट बात है इस पर, एसिनेक्स जुबैटस बीनाटिकस, ये इसका जूलॉजिकल नेम है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड था ये, क्रिटिकल जिसकी कोई नंबर ना बढ़ रही थी ना घट रही थी, और बाद में ये क्या हुआ, सबसे बड़ा जो एनिमल है इंडिया में जो एक्सटिंक्ट हुआ है, ठीक है। अब क्या कर रही गवर्नमेंट है कि कहीं दूसरी कंट्री से इन्हें ला रही है, और इनके लिए कुछ पॉसिबल उन्होंने साइट्स सेलेक्ट करी गवर्नमेंट ने, जैसे कि नौरदेही और कोन्नू पालपुर, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोनों एमपी के अंदर, और या फिर नीलगिरी या सत्यामंगलम बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, इन्हें दोबारा यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करने के चांसेस हैं। इन्हें ध्यान रखना है दोनों टाइम को। ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है मध्य प्रदेश की, और ये नीलगिरी है, सत्यामंगलम बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु का है। यहाँ पे दोबारा से इसे री इंट्रोड्यूस करने के प्लान्स हैं। उसके बाद देखिए साइबेरियन टाइगर, जिसका पैंथेरा टिग्रा, जो बर्ड का लार्जेस्ट कैट था, ये भी हम एक्सटेंट हो चुका है। इसके बाद गोल्डन लैंगूर, ठीक है, ट्राइकोपिथेकस गी, इसे हम कहते थे ओल्ड बर्ड मंकी भी कहते थे, या प्राइमेट स्पीसीज था हमारे इंडिया में, ये प्राइमेट था, ये खत्म हो गया। इसके बाद हिमालयन कोयल, एक जो बर्ड होता है देखिए, ओफ्रेसिया सुपरसिलियोसा, लास्ट रिपोर्टेड 1876 में लास्ट देखा गया था। वेस्टर्न हिमालय मतलब उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के साथ जो स्टेट हैं उनमें देखा गया था। उसके बाद पिंक हेड डक, एक पिंक हेड की वाली डक बत्तख थी, वो भी खत्म हो गई, जिसका नाम था रोडोनिसा कैरियोफाइलेसा, ठीक है। लास्ट का वो 1950 में रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद नहीं दिखी आज तक। गोल्डन ईगल, एक्यूला क्राइसेटस, ये देखो इनका डायग्राम लगे, आप देख लीजिए, ये आपका डोडो था, ठीक है। ये इंडियन चीता था जो ख़त्म हो गया। ये आपका साइबेरियन टाइगर था जिसे हम ख़त्म कर चुके मार के। उसके बाद ये गोल्डन लंगूर और हिमालयन कोयल, एक छोटी सी बर्ड थी, ठीक है। ये पिंक हेडेड डक और ये गोल्डन ईगल, ठीक है। ये इतने हम लोग बिल्कुल अपनी ह्यूमन एक्टिविटी है जो भी था, हैबिटेट लॉस एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये ख़त्म कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। देखिए किलिंग ऑफ द वाइल्ड एनिमल फॉर फूड प्रोडक्शन फन ग्लोरी, इन चीज़ों के लिए हैज एज्यूम डेंजरस प्रोपोर्शन, इन मतलब इन अपने शौक़ों के लिए हमने बहुत बड़ा पोर्शन जो है ख़त्म कर चुके हैं। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी बिग गेम, एक बहुत बड़ा गेम था, हंटिंग बिकम दी चीफ स्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंडियन प्रिंस, जो इंडियन राजकुमार थे और जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके जो इंग्लिश लोग थे, उनके लिए बहुत ही फन गेम था ये बड़ जंगली जानवरों को मारना। दिस रिजल्टेड इनटू लार्ज स्केल किलिंग ऑफ द टाइगर्स एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स फॉर फन एंड प्लेजर एंड ग्लोरी, अपने सबसे सम्मान के लिए कि जितना बड़ा राजा उतना बड़ा मारा तो उससे और सम्मान, लोग उसे बहादुर समझते थे, ठीक है, हमारी अपनी एक्टिविटीज़। उसके बाद इसमें और भी कुछ रीजन आएंगे। देखिए पोल्यूशन भी बहुत बड़ा रीजन है, अब उसमें भी था ये, इसमें भी पेस्टिसाइडल फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स। इसके बाद एसिड रेन का आपने देखा होगा, सल्फर और नाइट्रोजन के एमिशंस होता है जो वाटर के साथ
नीचे आते हैं और उससे सॉइल की एसिडिटी बढ़ती है। एसिडिटी का मतलब एल्यूमिनियम सॉइल का जो है निकल के ऊपर आ जाता है और वो प्लांट को और एनिमल दोनों के लिए डेंजरस होता है। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन के थ्रू वो एनिमल को किल कर देता है और डायरेक्टली फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट लाइक रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करके प्लांट को खत्म कर देता है। इसके बाद ऑयल स्पिल्स, ठीक है, जैसे सी डिस्ट्रॉय होता है ना, फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं उसमें, एल्गी होते हैं, मैरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, ये सब जो समुद्र में होते हैं इनके ऊपर क्या होती है, ऑयल स्पेस की लेयर बन जाती है ऑयल की, और वो उसका ऑक्सीजन की या पेनिट्रेशन ऑफ लाइट दोनों को बंद कर देता है, जिससे वहाँ का जो फाना एंड फ्लोरा खत्म हो जाता है। ये SO2 पोल्यूशन की बात करें तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर, ये किचन को किल कर देता है, लाइकेंस को, जहाँ पे SO2 होता है ना वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगी, SO2 पोल्यूशन। इसके बाद पेस्टिसाइड के आप समझते होंगे एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एक टर्म दिया जाता है बायोमैग्निफिकेशन, जैसे कि आजकल जो हमारा एग्रीकल्चर होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। तो पेस्टिसाइड का मतलब हैवी मेटल्स का उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, हमारी बॉडी में हल्के हल्के डिपॉजिट हो जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखा होगा फाल्कन एंड बर्ड्स, फिश ईटिंग, जो फिश को खाते हैं, और फिश कहाँ होती है, वाटर बॉडी में होती है, और पेस्टिसाइड कहाँ चले जाते हैं, रन ऑफ करने के बाद जब हम फील्ड में अप्लाई करते हैं उसके बाद वो लीचिंग के थ्रू वाटर बॉडी में चले जाते हैं। वाटर बॉडी में जाने का मतलब फिश उन्हें अपनी बॉडी में ले जाती है। फिश को कौन खाता है, आपका बर्ड्स एंड फाल्कन खा जाते हैं, और फाल्कन उनकी इसकी वजह से एकोमुलेशन की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। लेड इसमें जो शीशा होता है और अदर हैवी मेटल्स जो होते हैं वाटर बॉडी में वो काज करते हैं मोटिलिटी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत बड़ा ये भी टर्म्स है। इसके बाद यूट्रोफिकेशन आता है कि जो हमारे घरों का जो वेस्ट होता है हम उसे क्या करते हैं, तालाब पड़ोस के जो नाले और जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं उसमें डालते रहते हैं। तो एक टाइम आता है कि उसमें न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट हो जाता है वाटर बॉडी का, कि हल्के हल्के वो एक वाटर बॉडी से एक टेरेस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये इसकी वजह से क्या होता है, उसमें जो फना एंड फ्लोरा जो एनिमल प्लांट हो जाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आता है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से हमारे घर में कचरा बनेगा, वो कचरे को हम डालेंगे वाटर बॉडीज़ में, वाटर बॉडी में कचरा जाके वहाँ के जो फना एंड फ्लोरा उसे अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। इसमें एक टर्म और आता है पैसेंजर पिजन, ये जिसका मैंने डायग्राम लगाया देखिए, ये भी मतलब अभी स्टीलर सी का ऊपर मैं आपको दिखाया, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज का ये जो डायग्राम लगा हुआ है, ये देखिए पैसेंजर या वाइल्ड पिजन बोलते हैं, इंडेमिक टू नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था, ये ख़त्म हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो यहाँ से बहुत रहते हैं, एलियन स्पीसीज़ की अगर हम बात करें तब, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है क्वेश्चन आने का यहीं से रहता है, एलियन स्पीसीज़ या एक्जोटिक स्पीसीज़। देखिए थोड़ा सा इसे ध्यान से देख लें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। देखिए वाटर हाइसेंथ, जिसका बॉटनिकल नेम होता है, यहाँ से सभी से क्वेश्चन आता है, इकॉर्निया क्रेसिपीज इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये है क्या, ये अमेजन बेसिस, अमेजन बेसिन कहाँ है, USA में, वहाँ का नेटिव था, ठीक है। और कैसा था, फ्री फ्लोटिंग पेरिनियल हाइड्रोफाइट था। ये एलियन स्पीसीज हम इसे पढ़ रहे हैं, जो भी लिस्ट है ये वहाँ के नेटिव थे और कहीं दूसरी जगह पे आके किसी तरीके से इनका इंट्रोडक्शन हो गया और वहाँ पे जाके इन्होंने उस हैबिटेट में अपनी, जिसे बोला जाए, दादागिरी करी और वहाँ के दूसरे जो नेटिव थे उन्हें हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, वो ख़त्म हो गए और वहाँ पे पूरी तरीके से डोमिनेंट हो गए, ठीक है। ये जितने भी इसमें डिस्क्राइब मैं करूँगा ये कहीं ना कहीं के नेटिव थे और किसी डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू ये दूसरी कंट्री में दूसरे टाइप के हैबिटेट में एंटर कर गए और इतने ज़्यादा डोमिनेंट हो गए कि वहाँ की नेटिव लोगों को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। और वो रिप्लेस होने के बाद वो कहाँ चले गए, वो ख़त्म हो गए, डाई आउट। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। तो इसमें जो भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो आप एलियन स्पीसीज हैं। सबसे मतलब समझ रहे, वाटर हाइसेंथ, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा जाता है और कैसे करके किल करता है ये भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इकॉर्निया क्रेसिपीज कहाँ के नेटिव थे, अमेरिका के। फ्री फ्लोटिंग पेरिनियल हाइड्रोफाइट है, मतलब मल्टी ईयर वाला एक हाइड्रोफाइट है जो वाटर बॉडी में रहता है। देख लीजिए, इसे आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन है लोकल एरिया में, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं काई बोलते हैं इसे। देखिए ये पूरा एकदम ऐसा कवर कर लेता है कि वहाँ का ऑक्सीजन तक खत्म कर देता है नीचे का। तो नीचे जो भी इसके जो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट तो कहाँ होंगे, वर्टिब्रेट तो आपको पीसीज ऑफ फ्रॉक्स होंगे, ठीक है। तो दूसरा देखिए इसमें नाइल पर्च, ये क्या है, एक इसका नाम है लेट्स निलोटिकस, इसका जूलॉजिकल नेम एक फिश है, फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है। कहाँ पाई जाती थी, विक्टोरिया पर्च इसे कहते हैं कॉमन इसका नाम, और इसे अफ्रीकन स्नूप भी बोला जाता है, ठीक है। ध्यान रखना है इनके सब। और इसका जूलॉजिकल नेम देखिए, इसका पिक्चर देखिए, सब देखेंगे तभी क्लियर होगा। ये था, ये कहीं दूसरी बॉडी में पहुंच जाते थे फ्रेश वाटर से, तो वहाँ के जाके सबको ख़त्म कर, उन फिशेज को खा लेता था ये, ठीक है। पूरे सिस्टम पे अपना कब्जा कर लेता था, ठीक है।
उसके बाद थर्ड देखिए आप, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंटेना कैमेरा। ठीक है, इसका जो नाम है टिकवेरी भी कहते थे कॉमनली, बिग सेज भी बोला जाता है, वाइल्ड सेज भी इसे कॉमनली बोलते हैं। और ये कहाँ के थे नेटिव? अमेरिका का नेटिव था, नेटिव टू अमेरिका ट्रॉपिक्स, जो अमेरिका की ट्रॉपिकल एरिया था वहाँ का नेटिव था। है क्या ये रियल में? एक स्मॉल पेरिनियल श्रब से, ठीक है, और इसे यूज्ड एज ए अर्नामेंटल, हम अपने घरों में फ्लावरिंग प्लांट ऑर्नामेंटल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ठीक है, लैंटेना कैमेरा, जो बॉटनिकल नेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसका अगर आपसे पूछो वाइल्ड सेज का बॉटनिकल नेम क्या है तो लैंटेना कैमेरा, बिग सेज का बॉटनिकल नेम क्या है? लैंटेना कैमेरा, टिक बेरी का बॉटनिकल नेम क्या है? लैंटेना कैमेरा। ठीक है, लैंटेना जीनस कैमेरा। ठीक है, क्या है ये? अपने आप में स्मॉल पेरिनियल श्रब है, कई मल्टी ईयर ग्रोथ रहने वाली श्रब। ठीक है, हर्ब से बड़ा थोड़ा जो प्लांट होता है उसे श्रब बोलते हैं, और ऑर्नामेंटल फॉर्म में इसे यूज़ किया जाता है। तो इसका पिक्चर पहले देखें तो कुछ क्लियर होगा। देखिए, सबसे मेरा देख लेना इसे कि कैसे करके हम इसे बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए लैंटेना कैमेरा लिखा है, ये होता है, पॉट्स दिख रहे हैं आपको, ये लगा हुआ डिफरेंट डिफरेंट करके फ्लावर्स हैं ये। आप आपको ध्यान रखना है यहाँ पे एलियन स्पीसीज, लैंटेना कैमेरा आपसे पूछे कोई एलियन बताई तो आप एलियन प्लांट में एनिमल दोनों बता सकते हैं, बहुत सारे हमने बता दिया आपको। इसके बाद देखिए पार्थिनियम हेस्ट्रोफोरस, ये ग्रास होती है, कैरेट ग्रास भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? कैरेट ग्रास भी बोलते हैं इसे, आगे आएगा। वैसे इसके दूसरे नाम देखिए क्या है, सांता मारिया भी बोलते हैं इसे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कॉमन है सांता मारिया, फीवर फ्यू भी बोला जाता है इसे, वाइट टॉप बीट भी बोलते हैं और इसे फेमाइन बीट भी बोलते हैं। इतने कॉमन नेम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के स्टूडेंट आप इसे देखें ध्यान से। ठीक है, फेमाइन बीट, वाइट टॉप बीट, सांता मारिया, फेवर फ्यू एंड सांता मारिया। ठीक है, कहाँ का है? देखिए ये भी अमेरिकन ट्रॉपिक का रहने वाला, मतलब वहाँ का नेटिव है। उसके बाद अफ्रीकन कैटल फिश, देखिए अब पहले प्लांट था, अब एनिमल आ गया, क्लेरियस ग्रेपिनस। ये क्या? एक बैंड वैरायटी, जिस पर रोक लगी वैरायटी है फिश की, इंडिया में भी बैन है। एंड पोजिंग ए थ्रेट टू इंडिजिनस वैरायटी बाई प्रोफरेटिंग रैपिडली। जो अब अगर जी किसी वाटर बॉडी में आ जाए तो वहाँ की जो फिशेस होती है उन्हें ये हटा देती है, उन्हें ख़त्म कर देती है, उनके लिए थ्रेट प्रोड्यूस करती है। कैसे करके? बाई प्रोलिफरेटिंग रैपिडली, इसमें रिप्रोडक्शन रेट बहुत तेज़ होता है। ठीक है, बहुत जल्दी अपनी नंबर बढ़ाती है। उसके बाद बात करते हैं यूपैट्रियम ओडोराइटम, एक प्लांट होता है जिसे हम, दूसरा इसका बॉटनिकल नेम भी आ गया है। ठीक है, क्रोमोडेना ओडोराइटा, ये क्या है? ये भी पेरेनियल श्रब्स है। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्लावरिंग श्रब्स। ठीक है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, नेटिव टू अमेरिका, ये भी सब अमेरिका ही के हैं ये जितने भी हैं। फ्लोरिडा इसका स्टेट है, टेक्सास भी उसका स्टेट है। तो मेनली अमेरिका के जो फ्लोरिडा टेक्सास में पाया जाता था। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस करा गया कहाँ पे? ट्रॉपिकल एशिया में तो हम भी आ रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका में एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसे वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया और इन्होंने वहाँ पर तबाही मचा दी बिल्कुल। ये कैसे गए? ठीक है, उसके बाद एक फ़िश होती है जिसे ट्राउट बोलते हैं, जो कैसी फ़िश है? फ्रेश वाटर फिश, ये भी एलियन है। उसके बाद बास, ये भी एक फ़िश होती है, मगर ये इस जीनस में दोनों टाइप की फ़िश होती है, फ्रेश वाटर भी होती है और मारीन वाटर फिश। ठीक है, उसके बाद रैबिट एंड गोट भी कहीं ना कहीं एलियन का काम करते हैं कुछ हैबिटेट में। आगे हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखिए बताएंगे। देखिए लैंटेना का माता दिखा चुके, तो ये देखिए पार्थेनियम हेस्टोफोरम, आपने देखा होगा, बहुत लोकल प्लांट है ये। ठीक है, उसके बाद आप देखें इसे अफ्रीकन कैट फिश जिसे बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद यूपैट्रियम ओडोराइटम, ये भी प्लांट आपको दिख जाएगा कॉमन। इसके बाद ये ट्राउट और ये बास। ठीक है, देखते हैं इसे। देखिए ये न्यू स्पीसीज एंटरिंग इन जियोग्राफिकल रीजन नोन एज एक्सोटिक आर एलियन, ये डेफिनेशन होगी कि ये न्यू स्पीसीज एंटरिंग इन ए जियोग्राफिकल रीजन आर नोन एज एक्सोटिक आर एलियन। एक ही टर्म, एक्सोटिक स्पीसीज में कॉज डिसअपीरेंस ऑफ द नेटिव, डिसअपीरेंस ऑफ नेटिव, जो नेटिव थे, जो ऑलरेडी वहाँ में पहले से थे, उनका ये डिसअपीरेंस काज कर देंगे थ्रू चेंज बायोटिक इंटरेक्शन। अपने इंटरेक्शन दूसरों से बनाएंगे, मतलब बायोटिक इंटरेक्शन का मतलब वहाँ के जो दूसरे लिविंग होंगे अदर देन इनके सेम टाइप के प्लांट को छोड़ के दूसरे जो होंगे उनसे अपने कंटेक्ट बनाएंगे और उनके कंटेक्ट ब्रेक कर देंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या होगा? वहाँ का जो नेटिव होगा वो खत्म हो जाएगा। वेन एलियन स्पीसीज आर इंट्रोड्यूस अनइंटेंशनली, बाई चांस एक होता है कि हम इंटेंशनली ये किसी के फील्ड में या किसी कंट्री में डाल दें, कंट्री में बायो वेपन की फार्म में अगर यूज़ करें तो इंटेंशनली होता है, अदरवाइज चांस होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई सीड खरीदा अमेरिका से व्हीट का, और वहाँ से अमेरिका ने कहा बहुत सारा व्हीट जो है हमारे यहाँ फ्री, आप ले जा सकते हो। हम भाई ले आए वहाँ से उठा के, पता चला उनमें ये बीड आ गया, तो ये अनइंटेंशनली था। ठीक है, तो फॉर वाट एवर पर्पज़, कह रहे कोई पर्पज़ हो, सम आप टर्न इन्वेजिव, ये तो
कोई मतलब थोड़ा नहीं कि हम इंटेंशनली डालें तभी इन्वेजिव होगा हमारे यहाँ कंट्री में, चाहे अनइंटेंशनली चाहे इंटेंशनली, ये अगर किसी कंट्री में चला गया तो कैसा होगा, इन्वेजिव, एंड काज डिक्लाइन ऑफ द इंडिजिनस स्पीसीज, इंडिजिनस स्पीसीज को ही डिक्लाइन काज कर देगा। एक्जोटिक स्पीसीज आर बिकमिंग इन्वेजिव कॉन्स्टिट्यूट सेकेंड मोस्ट पोटेंट फैक्टर, फर्स्ट बीइंग क्या होगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और फॉर एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज। कहने का मतलब है कि अगर किसी चीज़ स्पीसीज या डाइवर्सिटी कहीं पर लॉस हो रहा है तो डाइवर्सिटी लॉस होने के लिए सबसे पहला फैक्टर है वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ द हैबिटेट। और दूसरा अगर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमने जो पढ़ा था ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मगर ओवर एक्सप्लॉयटेशन दूसरा फैक्टर नहीं है। दूसरा फैक्टर अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी लॉस के लिए कोई चीज़ है तो वो आएगा एलियन वाला, इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज। आप इतना ध्यान रखें, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, हैबिटेट लॉस के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू कॉज बायोडाइवर्सिटी लॉस इज दैट इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीसीज। ठीक है, अब इसमें इन्होंने फिर से डिस्क्राइब करा जैसे वाटर हाइसिंथ कैसे करता है, इट इंट्रोड्यूस इन इंडिया वाटर टू रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन के लिए हमने इसे वो करा था इंट्रोड्यूस। हमारा मकसद ये था कि हम इससे पोल्यूशन कम कर लेंगे, मगर इसने क्या करा, इट हैज़ क्लॉग्ड, क्लॉग्ड मैंने बंद कर लेना, वाटर बॉडी को बिल्कुल ढक लिया, इंक्लूडिंग वेटलैंड्स एट मेनी प्लेसेस। मतलब एक वाटर बॉडी होता है जहाँ पे प्योरली वाटर होता है और वेटलैंड जहाँ पे दलदल होती, तो ये प्योर वाले पानी में भी ग्रो कर गया और हम दलदल पानी और सॉइल जो सोएम प्लांट थे उनमें भी ग्रो कर गया। और इन्हें क्या काज करा, डेथ ऑफ सेवरल एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ ये। ठीक है, उसके बाद लेंटेना का हमारा ये स्ट्रगलिंग सर्व है और इट हैज़ बिकम सीरियस ब्रीड विच हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इन यूपी और एमपी। ये एरिया बता रहा है कहाँ कहाँ पे, वही ऊपर वाले प्लांट हैं सब ये। यूपैटोरियम ओडोराइटम, इनने क्या करा, ये रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ द टेक्टोरा ग्रैंडिस, सीसम जो होता है, सीजिया रोबस्टा टेक्ट टीक का जो प्लांट होता है उस प्लांट को इन्होंने खत्म कर दिया, यूपैटोरियम ओडोराइटम इसने। जे एलियन है, इन्हें खत्म किसे करा, टेक्टोरा ग्रैंडिस को। कहाँ, नॉर्थ ईस्ट में, जो अपने हमारे स्टेट है ना, नॉर्थ 7 स्टेट्स। उसके बाद नाइल पर जो कि इन्वेसिव, इन्होंने किसे खत्म करा, ए लार्ज प्रेडेटर फिश वाज इंट्रोड्यूस इनटू लेक विक्टोरिया इन नॉर्थ एंड साउथ अफ्रीका एंड लीड टू इवेंचुअली एक्सटेंशन ऑफ इकोनॉमिकली यूनिक असेंबली ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ डेट्राइटिवोर्स। ठीक है, वहाँ की जो फिश थी, देखिए नाइल पर्च कहाँ की थी, अफ्रीका, मतलब अमेरिका में, ये हमने इंट्रोड्यूस कर दी लेक विक्टोरिया में अफ्रीका के अंदर। तो इनने क्या करा, वहाँ की जो नेटिव स्पीसीज थी 200 स्पीसीज डेट्राइटिवोर्स फिश होती थी एक, जिसे बोलते हैं किकल्ड फिश, ठीक, उसका इनने उसे ख़त्म कर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो कह रहा चिकल्ड स्पीसीज नॉट ओनली बिकम एक्सटेंट बट फाइंडिंग नो फूड फॉर इटसेल्फ, नाइल पर्च आल्सो डाइड आउट। उसके बाद क्या हुआ, इसने जो था वहाँ जाके नाइल पर्च ने जो वहाँ की फ़िश थी विक्टोरिया की, ठीक है, किकल्ड फिश, उसे तो ख़त्म कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो नाइल पर्च थी ये इसे खाती थी। ठीक है, जब ये ख़त्म हो गई तो इसका फिर इसके लिए फूड मटेरियल ख़त्म हो गया, तो अल्टीमेटली फिर नाइल पर्च भी ख़त्म हो गई। ये देखिए डुअल नेचर, मगर इसने नुकसान तो कर दिया वहाँ का। उसके बाद है कैरेट ग्रास, जो अभी ऊपर हम बता चुके हैं आपको, यू मस्ट बी फैमिली हमता ना, कैरेट ग्रास बोलते हैं इसे। इसने कैसे ख़त्म करा, लेंटेना कमारा, वाटर हाइसिंथ, ये तो सब एक ही थे। इनने वहाँ की जो नेटिव थे उन्हें ख़त्म कर दिया। ये बीड होता है कैरेट ग्रास एक तरीके का। उसके बाद अफ्रीकन कैट फिश, ये भी बताया आपको, इलीगल इंट्रोडक्शन हुआ था इसका फॉर एक्वाकल्चर, कि मछली पालन के लिए हमने करा था एक्वाकल्चर। बट हुआ क्या वहाँ पे, इन्हें नुकसान करा, पोज ये थ्रेट टू द इंडिजिनस कैट फिश, वहाँ की जो कैट फिश थी नेटिव उन्हें ख़त्म कर दिया। ये भी खुद कैट फिश है, अफ्रीकन कैट फिश है, वहाँ की नेटिव को उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद ट्राउट एंड बास की बात जो करी ऊपर, ये भी कैसे एक्जोटिक फिश हैं, लाइक अमेरिकन एक्वाटिक हैबिटेट हैव डिग्रेडेड एंड इंडेंजरिंग द सर्वाइवल ऑफ द नेटिव फिश। इन्होंने वही करा। ये सब आपको ध्यान रखना है कि जो नेटिव है, जो जहाँ पे गए इन्होंने वहाँ की सिस्टम को होल्ड कर लिया, ठीक है, और वहाँ के जो नेटिव थे उन्हें वहाँ से उन्होंने रिमूव कर दिया, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट वो वहाँ से ख़त्म हो गए। ठीक है, मतलब ये बायोडाइवर्सिटी लॉस करने के फैक्टर्स हैं। उसके बाद रैबिट एंड गोट, देखिए रैबिट और गोट भी बहुत, आपको लगता होगा कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये कैसे करते हैं, मगर देखिए दे इंट्रोड्यूस आइलैंड ऑफ पैसिफिक एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, तो क्या करा इन्होंने, डिग्रेड कर दिया लोकल हैबिटेट को इन्होंने डिग्रेड कर दिया। और क्या काज करा, इंडेंजरिंग कर दिया सर्वाइवल ऑफ द नेटिव बर्ड एंड रेप्टाइल, वहाँ के जो पक्षी थे और जो रेप्टाइल थे उनके लिए इन्होंने मतलब मुसीबत क्रिएट कर दी वहाँ पे। और एज रिजल्ट ऑफ दैट वहाँ के जो नेटिव बर्ड और रेप्टाइल थे वो खत्म हो गए। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट जो रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस करने का, को एक्सटेंशन। हमने सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका बताया था, इसे हम समझ सकते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन आप समझते हैं कि डिफरेंट टाइप की बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंसी से मेल और फीमेल के बीच जो ट्रांसफ़र ऑफ द पॉलिन ग्रेन्स होता है, ठीक है, एंथर से पॉलिन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे पहुंचना। इसमें बहुत सारे जो आपके बीज जो होती मक्खी, ठीक है, पतंगे जो भी होते हैं, इंसेक्ट, बहुत सारे बैट एनिमल भी काम करते हैं। तो अगर इसमें एक को एक्सटेंशन का मतलब एक्सटेंट हुआ, सपोज कर लो इसका पॉलिनेशन युग का एक प्लांट होता है,
ठीक है। युक्का एक प्लांट होता है और युक्का का जो पॉलिनेशन होता है वो स्पेशल एक इंसेक्ट से होता है, ठीक है। अगर बाई चांस वो इंसेक्ट किसी भी तरीके से वो ख़त्म हो जाता है, वो डेथ हो जाती है उसकी, ठीक है, वो एक्सटेंट हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि अब युक्का को पॉलिनेट करने के लिए कोई दूसरा इंसेक्ट कर नहीं सकता, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो, युक्का की डेथ हो जाएगी, तो युक्का भी वहाँ से बिल्कुल वैनिश, बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की जो एक्सटेंशन होता है उसे हम कैटेगरी बोलते हैं को एक्सटेंशन। तो इट इज़ ए इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर दी वैनिशिंग या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें देखिए रीजन कुछ और भी होते हैं, डिस्टर्बेंस एंड डिग्रेडेशन, जो को फैक्टर होंगे, पॉपुलेशन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जिसमें आपके सीजनल माइग्रेंट्स आएंगे, ठीक है, और लोकल प्रेशर, ये सब मिलके आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे। किसी एक की मतलब जो होते हैं ना, दो आपस में रह रहे हैं, सहभागिता या म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोसिस उनके बीच होती है और एक की डेथ हो जाती है, तो दूसरा अल्टीमेटली वहाँ पर डेथ हो जाता है। तो अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे, देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन ए स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट, तो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एसोसिएटेड विद इट इन एन ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब हुआ कि इनके पास उस स्पीसीज का जो ख़त्म हुई है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, ऑब्लिगेटरी पे। तो इस क्या वे आल्सो बिकम एक्सटेंट, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। देखिए व्हेन ए होस्ट फिश स्पीसीज बिकम एक्सटेंट, तो इट्स यूनिक असेंबलेज ऑफ पैरासाइट्स, तो इसको जो पैरासाइट रह रहे थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर आर म्यूचुअलिज्म वेयर एक्सटेंशन ऑफ वन इनवेरिएबली लीड्स टू द एक्सटेंशन ऑफ द अदर। ये देखिए पॉलिनेशन बाय युक्का प्लांट, ये समझ लें, इसमें आपको बहुत आसानी से इसमें समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए लोकल जो प्रेशर होता है वो कैसे करके मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए काम करता है, इसे देखिए इसी में आएगा क्वेश्चन में। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या, अल्टरेशन मेड इन दी हैबिटेट, हम किसी भी तरीके से जो हैबिटेट है उसमें अल्टरेशन क्रिएट कर दें, इन्वायरमेंट में अल्टरेशन कर दें, और कम्युनिटी ऑफ द एरिया, वहाँ की जो कम्युनिटी एरिया उसमें अल्टरेशन कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टर्बेंस कहलाएगा। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स का होता है, एक नेचुरल होता है जो खुद होता है और एक होता है एंथ्रोपोजेनिक, ठीक है। तो नेचुरल में क्या है, नेचुरल तो फिर नेचुरल कैलामिटी लाइक ड्राट, एक्सेसिव रेन, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, ट्री फॉल्स, डिजीज, डिफोलेशन बाय इंसेक्ट एंड ड्राई वेदर फाइट, इस तरीके से भी हो सकता है, हैबिटेट चेंज हो जाए। अच्छा दूसरा होता है हमारी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो इसमें क्या क्या आएगा, देखिए इज एक्चुअली वेरी हाई इन इंटेंसिटी, अगर जब ये ह्यूमन के थ्रू स्टिमुलेट किया जा रहा है तो वेरी हाई, इसकी जो रेट होगी बहुत ज़्यादा होगी, एंड बहुत भयानक मतलब एक्सटेंट, हाई एक्सटेंट तक। ट्री फेलिंग जो होता है, एक करेक्शन ऑफ द लिटर, फायर क्लियरिंग दी फॉरेस्ट, जब होते हैं ना कभी कभी आग लगा देते हैं कि साफ़ करना है जंगल और हम अपना एग्रीकल्चर लैंड बनाना, उस कंडीशन कह रहा है। तो सब नेचुरल डिस्टर्बेंस और बेनिफिशियल होते हैं कभी कभी तो, बट मोस्टली टाइम जो होता है ये मतलब डेंजरस होते हैं और रिड्यूस करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। अच्छा उसके बाद एग्रीकल्चर का पैटर्न भी कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें हम बात करेंगे इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, ये ध्यान रखना है। देखिए स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर इज एट द कॉस्ट ऑफ वेटलैंड, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट रिजल्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज। मतलब हम एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को काटेंगे, वेटलैंड को कन्वर्ट कर देंगे एग्रीकल्चर लैंड में, तो ये सब क्या होंगे, कहीं ना कहीं एक्सटेंशन ऑफ द स्पीसीज करेंगे, ठीक है। विद द प्रेशर ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, अब हल्के हल्के जैसे हो रहा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही, तो इनके खाने के लिए हम एग्रीकल्चर लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो एग्रीकल्चर बिकम बोथ इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, दोनों तरीके का एग्रीकल्चर हमें रिक्वायर्ड है। तो एक्सटेंशन ऑफ द एग्रीकल्चर, एक्सटेंशन मतलब एग्रीकल्चर के लिए नई नई फील्ड तैयार करना, रिजल्टेड इन डिमिनिशिंग ऑफ वेटलैंड, इससे क्या होता है जो वेटलैंड और ग्रास लैंड है, फॉरेस्ट है, वो सब जो है हल्के हल्के खत्म होते चले जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा देखिए इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन ए फ्यू क्रॉप्स एंड देयर फ्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज़, मतलब होता नहीं आज के टाइम में हाई यील्डिंग वैरायटी डाल रहे हैं, बहुत दे रिक्वायर मोर पेस्टिसाइड्स, ठीक। एज ए रिजल्ट देयर इज रिडक्शन इन द जेनेटिक डाइवर्सिटी, इससे क्या होता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जैसे नई स्पीसीज के फार्मेशन के चांसेस बढ़ रहे थे वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, जैसे आपने देखा जम कल्टीवेशन वगैरह, ठीक है। रिमेनिंग वैराइटीज़ आर डिसअपियर, वो जो बची वैरायटी बार बार उन्हें वो एक टाइम आएगा वो डिसअपियर हो जाएंगे, इस तरीके से क्या होगा, ये भी बायोडाइवर्सिटी लॉस या बायोडाइवर्सिटी डिक्रीमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं फॉरेस्ट्री कैसे करके मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस के काम करेगा। तो देखिए फॉरेस्ट्री क्या होती है, एक टेंडेंसी टू ग्रो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्री, हम कभी होता नहीं अपने लिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सागवान का ट्री, शीशम के ट्री लगा दिए, ठीक है, अपने खेतों में साल या टीक, तो इट ड्राइव्स अवे आर एनी हेलिएट्स अदर स्पीसीज फाउंड इन द फॉरेस्ट, ये दूसरी जो स्पीसीज होती है उनसे कंपटीशन करती हैं। टुडे फॉरेस्ट्री मीन्स ग्रोथ ऑफ एक्सप्लॉयटेबल फॉरेस्ट प्लांट्स, ठीक है। फॉरेस्ट्री के सिंपल अगर वे में बात करें तो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या निकल के आता है कि ग्रोथ ऑफ एक्सप्लॉयटेबल फॉरेस्ट, जो हम फ्यूचर में यूज कर सकें उनकी ग्रोथ को कहते हैं फॉरेस्ट्री।
देयरफॉर देयर इज अ टेंडेंसी टू ग्रो ओनली दीज प्लांट्स इन ऑलमोस्ट प्योर स्टैंड्स। ठीक है, अदर इकोनॉमिकली लेस सिग्निफिकेंट प्लांट जो होते हैं फिर उन पे हम इग्नोर करते हैं, फिर इन्हीं पे हम पूरी केयर लगा देते हैं, तो उनकी क्या है जो लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट थे वो एक तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रीज़न है कि सबको इंटेंशन सेम होना चाहिए, सबके ऊपर केयर सही होना चाहिए। ठीक है, मगर हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट में ज़्यादा केयरफुल करते हैं, बाकी पे हम ध्यान कम देते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं उनकी। उसके बाद अभी देखते हैं हैजार्ड फॉर सीजनल माइग्रेंट्स। ठीक है, ए नंबर ऑफ वार्म ब्लडेड वाइल्ड एनिमल, जैसे वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं, वर्टिब्रेट में 5 होते हैं, देखिए फिश, फ्रॉग, एवीज, रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, मतलब जो ऊपर के 2 हैं, मतलब बर्ड्स एवीज ग्रुप और मैमल्स ग्रुप, ये हो जाते हैं, यहाँ पे कहलाते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। पार्टिकुलरली अंडरटेक सीजनल माइग्रेशन, इनमें क्या होता है, सीजनल माइग्रेशन होता है। रेप्टाइल्स, एम्फीबिया और पीसीज में नहीं होता है, बर्ड और मैमल्स में सीजनल माइग्रेशन होता है। ठीक है, ये इंडिया में और नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द एशियन कंट्री में जाते हैं। ठीक है, कोल्डन एंड हॉटर पार्ट्स ऑफ द इंडिया इट्सेल्फ, सब में होता है। तो दीज माइग्रेंट नेविगेट देयर रूट्स, अपने रूट्स को ये नेविगेट करते हैं बाई डिफरेंट, हमने देखा होगा तारों से, नदियों के जो वो होते हैं उनसे, तो एज ए लैंडमार्क ड्यू टू एलिमिनेशन एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ दीज हैबिटेट। और वो लैंडमार्क कभी कभी इनके चेंज हो जाते हैं, तो ऐसा होता है ये कभी माइग्रेट कर रहे हैं और ये भटक जाते हैं, उस भटकने में भी ये कहीं ना कहीं जाके मर जाते हैं, गिर के डेथ हो जाती है, अपने मकसद में जहाँ जाना था वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, बीच में ही ख़त्म हो गए, या फिर इनके प्रेडेटर ने पकड़ लिया। जब ये रास्ता भूल जाते हैं तो कोई भी हादसा हो सकता है, तो उसमें भी ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब रीज़न है कि हैजार्डस फॉर सीजनल माइग्रेंट्स। जैसे सपोज कर लें एक बर्ड्स आ रहा है साइबेरिया छोड़ के इंडिया में, तो उस वो जब हर साल आता है तो उसकी जनरेशन आगे बढ़ती रहती है, तो उनके जो ओल्डर लोग होते हैं वो आगे आगे होते हैं, यंगर वन पीछे पीछे होते हैं। अब वो जिस नेविगेशन के थ्रू आ रहे थे, तारों की रोशनी की वजह से, या फिर किसी रिवर को वो हाईलाइट कर रहे थे कि ये रिवर ही हमें पहुंचा देगी वहाँ तक। ठीक है, तो होता है कभी कभी जो इनके लैंडमार्क्स होते हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, या उन्हें हम ख़त्म कर चुके होते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या होता है, इन्हें सही से नेविगेट नहीं कर पाते हैं, कहीं जाने की बजाय कहीं पहुंच जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये प्रेडेटर के हाथ में लग जाते हैं, या फिर कंटिन्यूस उड़ते रहते हैं लॉन्ग टाइम तक और फिर गिर जाते हैं नीचे, कि इन्हें वो जगह मिल ही नहीं पाती जहाँ पे ये आए थे, क्योंकि नेविगेशन की जो इनका वो था उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का। अब हम लॉस करने के बाद आए कि एक लिमिट तक हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। अब उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आ गई कि वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो एक्सटिंक्शन अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, लॉस एक डिफरेंट टॉपिक हमने आपको बताया। और रूट जो होती है लॉस से हम एक्सटेंशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा देखने में बस 2 मिनट और लगेंगे। टर्म एक्सटेंशन applies to a species of organism and means complete disappearance of a species from the face of earth। अभी वहाँ पे कंप्लीट जब तक नहीं हो रहा तो वो लॉस था, और जब कंप्लीट एक्सटेंशन हो गया फ्रॉम दिस अर्थ तो ये कहलाएगा आपका डिसअपीरेंस, कंप्लीट डिसअपीरेंस फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ नोन एज एक्सटेंशन। ठीक है, एक्सटेंशन इज ए नेचुरल प्रोसेस, स्पीसीज हैव डिसअपीयर्ड एंड न्यू वंस हैव evolved टू टेक देयर प्लेस ओवर देयर लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। आती जाती ऐसा होता रहता है कि नई नई आती रहती, पुराने वाले ख़त्म होते रहते हैं एक टाइम तक। और इसी चीज़ को डार्विन ने बताया था अपने उसमें। ठीक है, कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज होती है। अब इसमें देखेंगे इट इज़ यूजफुल डिस्टिंग्विश 3 टाइप एक्सटेंशन प्रोसेस होती है। ठीक, अब 3 टाइप कौन सी है, देखिए नेचुरल होता है एक तो, और दूसरा होता है मास लेवल पे, और तीसरा होता है आपका एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन मेड वाला। तो इन्हें तीनों को आप स्टडी करें, देखिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। नेचुरल एक्सटेंशन की बात करते हैं पहले। ठीक है, नेचुरल एक्सटेंशन का मतलब होता है कि विद द चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, सम स्पीसीज डिसअपीयर एंड अदर्स विच आर मोर अडेप्टेड टू चेंज कंडीशंस टेक देयर प्लेस। मतलब इन्वायरमेंटल चेंज हुआ तो पुराने लोग जो थे वो मर गए, नए लोगों ने खुद को मॉडिफाइड कर लिया और नई कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। ठीक है, दिस लॉस जो पहले वाले जो मर गए ओल्ड वाले, दिस लॉस ऑफ स्पीसीज अकर्ड इन द जियोलॉजिकल पास्ट। ऐसा बहुत पहले हमने जो स्टडी करी है जियोलॉजिकल फॉसिल रिकॉर्ड से, तो हमें मालूम चला ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। ठीक है, तो दिस लॉस इन जियोलॉजिकल पास्ट में हो तो वेरी स्लो स्पीड से हुआ था। ये हम इसलिए इसे क्या कहते हैं, बैकग्राउंड एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, और 10 आल जो अर्लियर स्पीसीज थी वो स्टॉप एग्जिस्टिंग अपॉन अर्थ इन दिस वे। जो पुरानी वाली थी वो आज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है,
इसी चीज़ को डार्विन ने जो अपनी थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसने क्या बताया था, इसी एक्सटेंशन की उसने बात करी थी जिसे हम बोला नेचुरल एक्सटेंशन हुआ है। कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, नेचर के थ्रू जो प्रमोट फैक्टर के थ्रू एक्सटेंट हो गए, पुराने वाले नए वाले आ गए, ऐसे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। डार्विन ने ये बात बोली थी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है वो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियन का मतलब अरब से होता है, और ओरिजिन ऑफ लाइफ इस अर्थ पे कब हुई है, उसके बाद हुई, पहले अर्थ बनी फिर लाइफ आई, तो 3.7 बिलियन ईयर्स एगो। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मास एक्सटेंशन क्या होता है, देखिए मास एक्सटेंशन का मतलब होता है देयर हैव बीन सेवरल पीरियड्स इन द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री वेन लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज कैटास्ट्रॉफीज, मतलब कुछ नेचुरल मतलब बैड हैपनिंग्स हुई और उसकी वजह से एक मास लेवल पे लोग मतलब मरे, और नए जो बच गए तो उनमें एक दो उनसे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। मास एक्सटेंशन अकर्ड इन मिलियन ऑफ ईयर्स, इसमें मगर ऐसा नहीं सडन हुआ, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे इसमें थे। ए मास एक्सटेंशन अकर्ड इन अबाउट 225 मिलियन ईयर्स एगो हुआ है, ठीक है। इन परमियन पीरियड में व्हेन 90% ऑफ शैलो वाटर मैरीन इनवर्टिब्रेट जो थे वो डिसअपियर हो गए, एक आइडिया है ये, ठीक है। अर्थ हैज़ एक्सपीरियंसड 5 मास एक्सटेंशन, अभी तक जो हमारी जो अर्थ है 5 टाइम ऐसे एक्सपीरियंस को मतलब फेस कर चुकी है। अब जो है वो छठा चल रहा है, ठीक है, 6 मास एक्सपीरियंस चल रहा है, और मगर इसकी जो रेट है वो बहुत तेज़ है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट, जो केवल हमारे द्वारा मतलब ह्यूमन बीइंग के थ्रू जो एक एक्सटेंशन चल रहा है उसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन। तो ये वेरी देखिए, द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्पीसीज आर डिसअपियरिंग फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। दिस मैन मेड मास एक्सटेंशन रिप्रेजेंट ए वेरी सीवियर डिप्लेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, मगर ये सबसे तेज़ है, सीवियर डिप्लेशन हो रहा है इसमें, पार्टिकुलरली बिकॉज इट इज अकरिंग विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्यों इसे हम कह रहे हैं कि बहुत तेज़ हो रहा है, क्योंकि मिलियन ऑफ ईयर्स यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ पे मिनट ऑफ ईयर लग रहे हैं, ठीक है, मिनटों सेकंडों में हो रहे हैं, वहाँ पर मिलियन ऑफ ईयर्स लगे थे, तो कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे इन्हें बताया कि स्टीलर काव ऑफ रसिया, 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, क्वेश्चन पूछा गया, 3 सब स्पीसीज हैं, ये ध्यान रखना है, ऑफ टाइगर, बाली, जावा, कैस्पियन, ठीक है। द लास्ट 2 डिकेड्स की अगर हम बात करें तो 27 स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट। एम्फीबियन बिकम सीम्स टू बी एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ये बात इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा जो है एम्फीबियन है हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। प्रेजेंटली 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर थ्रेटेंड लगभग, दे इंक्लूड 12% इसमें से जो हैं वो आपके एम्फीबियंस हैं, 17% बर्ड्स हैं, 20% मैमल्स हैं, और 31% जिम्नोस्पर्म्स हैं, और जो 32% जो है इन्हीं के लिए आता है एम्फीबिया के लिए, ठीक है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज। चले गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपने सबके डायग्राम देखे होंगे अच्छे से और सबको आपने पहचान लिया होगा। बस आपको ध्यान रखना है ये एलियन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी चीज़ें, कैटफिश, पार्थिनियम, लैंटेना कमारा, नाइल पर्च, ये ध्यान रखना ये हैं कहाँ, किस कंट्री के नेटिव थे, ठीक है, और इनके जूलॉजिकल नेम हो सके तो ध्यान कर लें, ये पूछ लिया जाता है, हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखें। ये जितने भी नाम मैंने बताए, यूपैट्रियम, नाइल पर्च, लैंटेना कमारा, कैरेट ग्रास, अफ्रीकन कैटफिश, ट्राउट एंड वास, यहीं से क्वेश्चन निकलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।